क्या तुम्हें पता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे कि तुम ये प्रूव कर सकते हो कि सिस्टम एग्जिस्ट करता है? अपनी मदर से पूछना, एक रिसर्च पेपर, या फिर एक स्टैम्प जो कि सिर्फ तुम देख सकते हो। सच कहूँ तो इन तरीकों से तुम पता नहीं लगा पाओगे कि सिस्टम क्या असल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर लिंग रैन की, जो कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डॉक्टर बनने वाला था। लिंग रैन एक मेडिकल स्टूडेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा जीनियस होता है एंड वो अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा मशहूर भी होता है। हालांकि जिन चीज़ों को लिंग रैन एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो सिर्फ वो ही जानता था। वो एक ऐसे सिस्टम को देख पा रहा होता है जिससे कि उसके अलावा कोई और नहीं देख पा रहा होता एंड ये चीज़ उसे कंफ्यूज कर देती है। उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार है एंड उसकी कोई इलनेस उसे इस सिस्टम को देखने पर मजबूर कर रही है। एज लिंग रैन एक मेडिकल स्टूडेंट है तो उसे सिर्फ साइंस पर ही विश्वास है। अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। एज यू गाइज नो कि मैं इस मानवा को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड इसमें जितने भी इमेजेस हैं मैं उसका कॉपीराइट ओनर नहीं हूँ। ये सभी इमेजेस उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स ओन करते हैं एंड उन सभी की इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी जितने भी मानवास हैं वो ज़रूर पढ़िएगा उनकी ऑफिशियल साइट पर ही। खैर, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में लिंग रैन एक ट्रेन में बैठा होता है एंड वो इस ट्रेन से युनहुआ हॉस्पिटल की ओर जा रहा होता है। सफ़र में उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं सिस्टम को लेकर। रैन कंफ्यूज था कि जो विंडो उसको अपनी आंखों के सामने अभी दिखाई दे रही है वो क्या है। अगर तो वो सिस्टम है तो इस चीज़ का क्या प्रूफ है? रैन एक मेडिकल स्टूडेंट होता है युनहुआ हॉस्पिटल में। रैन को थ्योरी से ज्यादा साइंस पर भरोसा होता है, इसीलिए वो साइंटिफिक तरीकों से इस चीज का पता लगाना चाहता था कि जो सिस्टम विंडो से दिखाई दे रही है वो उसका इल्यूजन है या नहीं। युनहुआ हॉस्पिटल में पहुंचते ही रैन पहले अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवाता है जिसकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आती है। फिजिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ जाने के बाद रैन सोचता है कि उसे अपने साइकोलॉजी के टेस्ट भी अब करवाने चाहिए, इसीलिए वो अपने कॉलेज युनहुआ मेडिकल कॉलेज में जाता है। कॉलेज के कैंपस में उसे काफ़ी सारी लड़कियां देखती हैं। एज रैन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है तो सभी लड़कियां उसकी तरफ देखते हुए उसकी फ़ोटोज़ खींचती हैं एंड उसके बारे में बात करती हैं कि कैसे वो हैंडसम होने के साथ कितना ज़्यादा जीनियस है। खैर, रैन को इन लड़कियों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी भी इस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है कि उसके अलावा ये सिस्टम विंडो किसी और को क्यों नहीं दिखाई दे रही। वो गेट से लेकर कॉलेज कैंपस तक 108 लोगों को अपने आंखों के सामने देख चुका है, लेकिन किसी ने भी उस सिस्टम विंडो को नहीं देखा जिसे कि सिर्फ रैन ही देख पा रहा होता है। रैन अब रुक जाता है। वो उस सिस्टम विंडो की तरफ देखता है जिसमें कि उसके बिगनर पैक को कलेक्ट करने की बात लिखी गई होती है एंड रैन ने अभी तक अपना बिगनर पैक ही कलेक्ट नहीं किया होता है क्योंकि रैन को लगता है कि ये उसका इल्यूजन है और इसी चीज को प्रूव करने के लिए वो इसे मेडिकल टेस्ट भी करवा रहा होता है। रैन सोचता है कि ऐसी चीजें सिर्फ नॉवेल्स या फिर कॉमिक्स में ही अपीयर होती हैं। उसे लगता है स्ट्रेस की वजह से या फिर मेंटल इलनेस की वजह से उसे ये सिस्टम विंडो दिखाई दे रही है। रैन ने एक प्रोफेशनल टेस्ट फॉर्म को पहले भी भरा होता है और अब रैन को सिर्फ फाइनल टेस्ट शीट रिजल्ट का इंतजार होता है और उस फाइनल रिजल्ट शीट को लेने के लिए वो लेबोरेटरी में जाता है। वहां पर जाकर रैन लेबोरेटरी के दरवाजे पर नॉक करता है एंड उसके नॉक से एक फीमेल बाहर आती है जो कि गुस्से में पूछती है कि आखिर वहां पर कौन है। लेकिन जैसे ही वो फीमेल रैन को देखती है तो वो तुरंत अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो खुशनुमा अंदाज में रैन का स्वागत करती है। रैन अपने सीनियर को कहता है कि वो उनके इक्विपमेंट को यूज करने के लिए आया है। इस पर उसके सीनियर उसे कहती है कि उसे इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मजे की बात ये होती है कि उसके सीनियर को उस पर क्रश होता है, लेकिन बेचारे रैन उसे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि किस लड़की को उस पर क्रश है एंड किससे नहीं। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उसकी सीनियर उसे अंदर बुलाती है एंड चेयर पर बैठने के लिए कहती है एंड अब उसकी सीनियर उससे पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है। इस पर रैन कहता है कि उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन उसकी सीनियर उससे ऐसा क्यों पूछ रही है। इस पर उसकी सीनियर उसे बताती है कि सुबह सुबह रैन ने अपना सीटी एंड एमआरआई टेस्ट कराया था और इस चीज के बारे में उसने एक्सीडेंटली सुन लिया था, इसीलिए वो अब रैन से पूछ रही है कि कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं, जो कि एक झूठ होता है। एज नॉर्मली सभी को अपनी क्रश की हालत के बारे में पता ही होता है क्योंकि इतना स्टॉक सब कोई कर लेते हैं क्योंकि वो चमड़ी है। रिमेंबर, वंस अ चमड़ी ऑलवेज अ चमड़ी। खैर, रैन की सीनियर घबराते हुए इस चीज को छुपा लेती है कि ये चीज उसे स्टॉकिंग से पता चली है। खैर, रैन अपनी सीनियर को बताता है कि वो कुछ लिखना चाहता था, इसीलिए उसने अपने इतने टेस्ट करवाए। रैन अब अपनी सीनियर से पूछता है कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट क्या आई है। इस पर वो घबराते हुए गलत जवाब देती है एंड ये कहती है कि बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी एनर्जेटिक, वेरी यंग, नो प्रॉब्लम दिस। इस पर रैन सिर्फ नो प्रॉब्लम वाले फ्रेज को सुनता है एंड उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके सीनियर ने उसके बारे में क्या कहा था।
रैन अभी भी सोच रहा होता है कि लोग कहते हैं कि लोगों में अच्छे दिमाग होते हैं, लेकिन उसके साथ जरूर कुछ गलत है जो कि उसे ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। अब रैन उस मशीन की तरफ इशारा करता है जिसे कि वो यहाँ पर यूज करने के लिए आया होता है। रैन की सीनियर उसे उस मशीन के बारे में बताती है कि कैसे उसमें एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जो कि ये बता पाएगा कि उसके टेस्ट के रिजल्ट जो हैं वो ठीक है या नहीं। इसके बाद रैन की सीनियर उसे उस मशीन को यूज करना सिखाती है एंड एज उसे कुछ काम होता है तो वो रैन को ये कहकर चली जाती है कि अब क्योंकि वो सारी चीजें सीख चुका है तो वो अपने टेस्ट के रिजल्ट खुद चेक कर सकता है। रैन की सीनियर के जाने के बाद रैन अपने बैग से साइकोलॉजी टेस्ट शीट्स को निकालता है एंड स्टेप बाय स्टेप टेस्ट शीट के डाटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करने लगता है एंड आखिर में अब वो कैलकुलेट करने लगता है कि सारी डाटा एंट्रीज मैच हो रही हैं कि नहीं, ताकि वो ये पता कर सके कि कहीं उसे सच में कोई मेंटल लेवल इलनेस तो नहीं। अब वो कंप्यूटर धीरे धीरे करके सारे डाटा को कैलकुलेट करने लगता है। इस दौरान रैन सोचता है कि क्रॉस वेरिफिकेशन एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है जिससे कि एक थ्योरी को या फिर इंफॉर्मेशन को गलत साबित किया जाता है। खैर कुछ ही टाइम बाद रैन के सामने उसकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है एंड उसे पता चलता है कि वो मेंटली कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसका मतलब ये होता है कि जो सिस्टम उसके सामने है वो बिल्कुल रियल है। रैन अब बिना टाइम गवाए जो न्यूबी पैक उसे सिस्टम के ऊपर दिखाई दे रहा था उसे ओपन कर लेता है। न्यूबी पैक के अंदर रैन को मास्टर लेवल सूचरिंग टेक्निक मिलती है। सूचरिंग एंड सिलना यहाँ पर बेसिकली सेम ही है। सूचरिंग टर्म जो है वो मेडिकल टर्म्स में यूज होता है। खैर इस गिफ्ट से रैन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, एज उसे लगता है ये तो सिर्फ एक सूचरिंग टेक्निक है एंड इसके बारे में इतना खास क्या हो सकता है। सिस्टम रैन को बताता है कि ये सूचरिंग टेक्निक जो है वो 6 अलग अलग सूचरिंग टेक्निक से मिलकर बनी है, यानी कि मास्टर लेवल सूचरिंग टेक्निक में वो 6 अलग अलग सूचरिंग मेथड्स को इस्तेमाल कर सकता है। सिस्टम के ये बताने के बावजूद भी रैन इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, एज उसे लगता है कि चाहे जितनी मर्जी सूचरिंग मेथड्स उसे सिखा दी जाए फिर भी वो सूचरिंग ही तो रहेगी। रैन कहता है कि वो ऐसी सूचरिंग टेक्निक तो कहीं और भी सीख सकता है। इसके बाद रैन सिस्टम से पूछता है कि क्या वो उसे कुछ और नहीं दे सकता, जैसे कि कोई ट्रांसफॉर्मर्स या कोई सुपर पावर। इस पर सिस्टम रैन की रिक्वेस्ट को समझता है एंड कुछ देर बाद वो उसे मना कर देता है। इस पर रैन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है। इस पर सिस्टम रैन को समझाता है कि ये एक मेडिकल सिस्टम है जो कि सिर्फ मेडिकल नॉलेज को ही पास डाउन करता है एंड इसके अलावा वो कोई और स्किल को रैन को नहीं दे सकते हैं। इस पर रैन उससे पूछता है कि आखिर जो ये मास्टर लेवल टेक्निक है इसका मतलब क्या हुआ। सिस्टम रैन को समझाता है मिशन कंप्लीट करने के बाद रैन को कैटेगरीज में रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये कैटेगरीज लोवेस्ट से हाईएस्ट तक जाती हैं एंड स्टार्टिंग होती है नोविस से और जो हाईएस्ट लेवल है वो परफेक्ट है। जो टेक्निक अभी सिस्टम ने रैन को दी है वो एक मास्टर लेवल टेक्निक है जो कि 3rd रैंक में आती है एंड मास्टर के बाद परफेक्ट रैंक आती है। रैन अब सिस्टम से दोबारा पूछता है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो उसे सिर्फ सूचरिंग टेक्निक ही अभी के लिए दे सकते हैं। इस पर सिस्टम उसे हाँ कहता है। अब रैन उससे और ज्यादा सवाल जवाब करता है ताकि वो इस चीज से ये पता लगा सके कि इस सिस्टम के पीछे कोई असली इंसान तो नहीं बैठा। अगर आप इंसानों से सेम चीज के बारे में बार बार पूछते हो तो वो आपको ये कहते हैं कि इस चीज के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इस चीज से रैन को ये समझ में आता है कि ये सिस्टम जो है वो असल में एक प्रोग्राम रन कर रहा है, ना कि कोई इंसान। खैर अब रैन सोचता है कि उसे इस मास्टर लेवल सूचरिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कितनी ज्यादा एफिशिएंट है। जिसके बाद रैन वहीं पर चेयर पर दोबारा बैठ जाता है एंड अपने बैग के अंदर से एक फ्रूट को बाहर निकालता है जो कि एक बनाना होता है। रैन उस बनाना को स्कैल्पर्स की मदद से छिलता है, यानी कि एक छोटे से चाकू की मदद से छिलता है ताकि वो उस पर अपनी न्यूली लर्न्ड स्किल को टेस्ट कर सके। रैन नोटिस करता है कि कैसे उसका हाथ पहले से ज्यादा स्टेबल हो चुका है एंड वो काफी ज्यादा फ्लो के साथ अब उस छिले हुए बनाना को सूचर कर पा रहा है। कुछ ही टाइम में रैन उस बनाना को सूचर कर लेता है, जिसके बाद रैन नोटिस करता है कि कैसे उसने परफेक्टली उस बनाना को सूचर कर दिया। रैन को अब समझ में आता है कि सही में ये जो न्यूबी पैक है ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया साबित हुआ। मजे की बात ये है कि ये सिर्फ मास्टर लेवल सूचरिंग टेक्निक है एंड इसके बाद परफेक्ट लेवल सूचरिंग टेक्निक भी आती है। रैन इस चीज के बारे में एक्साइटेड होता है। अब वो सोचता है कि एक रियल प्रोफेशनल डॉक्टर जो है उसने कितना ज्यादा अचीव किया होगा बिना सिस्टम के। खैर अब उनके कॉलेज में इंटर्नशिप डे आ जाता है, जिसके बाद उन्हें यूनहुआ हॉस्पिटल में ही इंटर्नशिप करनी पड़ती है। रैन के 2 क्लासमेट्स होते हैं जो कि आज काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इंटर्नशिप से पहले इन सभी डॉक्टर्स की एक सेरेमनी होती है जिसे कि सारे डॉक्टर अटेंड कर रहे होते हैं। ये सभी न्यू इंटर्न्स अपने इंटर्नशिप डे को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, इंक्लूडिंग रैन्स रूममेट्स। एज ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लाई बीशा आ जाते हैं, एक वेल नोन सर्जन
कैंग जूलियांग के साथ डायरेक्टर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता है एंड उन्हें बताता है कि उनके इंटर्नशिप पीरियड के फर्स्ट डे पर उनकी स्टार्टिंग जो है वो प्रैक्टिस रूम से स्टार्ट होगी एंड प्रैक्टिस रूम में उनकी परफॉर्मेंस के बाद ही उन्हें काम दिया जाएगा। प्रैक्टिस रूम का नाम सुनते ही रैन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि प्रैक्टिस रूम जो है वो क्लिनिक से तो बढ़िया ही होगा। खैर, अब सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस रूम में जाते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर सभी को डॉक्टर कैंग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि एक वेल नोन सर्जन होता है यूनुआ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में। डॉक्टर कैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड माइंडेड होता है। वो सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी बकवास नहीं करेगा। वो सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि एक सर्जन बनने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए और इसीलिए डॉक्टर कैंग सभी को सबसे पहले बेसिक्स के बारे में बताता है, जो कि सूचर होता है। सूचरिंग टर्म सुनते ही रैन की आंखें चमक जाती हैं, और चमके भी क्यों ना, भाई ने अभी अभी जो मास्टर लेवल सूचरिंग टेक्निक जो सीखी है। खैर, डॉक्टर कैंग अपने पीछे के पर्दे को हटाता है एंड सभी को एक ऑपरेटिंग रूम दिखाता है। डॉक्टर कैंग सभी से कहता है कि उन्होंने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी सूचरिंग की, लेकिन यहाँ पर उन्हें अपनी सारी नॉलेज को घर पर रख कर आना होगा। और तो और जो नए डॉक्टर सीधा जाकर ऑपरेटिंग टेबल पर ऑपरेट करना चाहते हैं, वो इस प्रैक्टिस रूम से निकल सकते हैं और क्लियरेंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिस रूम में एक सफेद चूहे की पूंछ को सूचर करना होगा, तभी उनकी क्वालिफिकेशंस इन्हें पता लग पाएंगी। व्हाइट चूहों की बात सुनकर कुछ डॉक्टर्स काफी ज्यादा अमेज रह जाते हैं। डॉक्टर कैंग भी हर साल बच्चों को इन चीज के बारे में बताता है, लेकिन उसे भी ये व्हाइट चूहे पसंद आते हैं। इट मींस ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर। खैर, डॉक्टर कैंग अब सभी को बताता है कि जो इस व्हाइट चूहे की पूंछ है उसे पार्ट में काटा गया है, इसीलिए उसे सूचर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर साल अलग प्रोविंस से डॉक्टर्स आते हैं एंड वो भी 95% ऑफ ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एंड ये तो फिर भी इंटर्न्स हैं, इसीलिए उन डॉक्टर्स के मुकाबले इनके पासिंग रेट जो है वो 0 है। डॉक्टर कैंग की बात से काफी ज्यादा इंटर्न डॉक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी सहमत नहीं होते। इस चीज को देखते हुए डॉक्टर कैंग उन सभी इंटर्न्स को हाथ खड़ा करने के लिए कहते हैं, जो कि कैंग को गलत प्रूफ करना चाहते हैं, जिसके बाद सारे बच्चे ही ऑलमोस्ट हाथ खड़ा कर लेते हैं अपना, सिवाय रैन को छोड़कर। रैन को हाथ खड़ा करता हुआ ना देखकर उसके दोस्तों से पूछते हैं कि उन्होंने इस चीज को काफी बार प्रैक्टिस किया है, तो भले ही उन्हें सर्जरी के बारे में ना पता हो, लेकिन वो इस चीज को तो कर ही सकते हैं। इस पर रैन अपने दोस्त से कहता है कि वो लोग सिर्फ फ्रूट्स पर ही प्रैक्टिस करते हैं और इसीलिए एनिमल पर इस चीज को करना थोड़ा मुश्किल है। डॉक्टर कैंग अब एक बच्चे को सिलेक्ट करता है, जिसके बाद वो बच्चा इस अपॉर्चुनिटी को उठाते हुए आगे जाता है ऑपरेशन रूम में, जिसके बाद वो डॉक्टर कैंग के सामने बैठ जाता है। वो बच्चा काफी ज्यादा नर्वस होता है। दूसरे डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। डॉक्टर कैंग उस इंटर्न डॉक्टर को रिलैक्स करने के लिए कहता है, एज उसके हाथ भी काफी ज्यादा हिल रहे होते हैं। खैर, कुछ ही टाइम बाद ये इंटर्न डॉक्टर इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता, एज वो उस चूहे की पूंछ की ब्लड वेसल्स को ही पंचर कर देता है एंड उसे फेल होता हुआ देखकर डॉक्टर कैंग उसे ताने मारता है। स्टूडेंट को फेल होता हुआ देखकर दूसरे डॉक्टर्स का भी मनोबल टूट जाता है, एक्सेप्ट रैन। रैन अभी भी इस चीज को ध्यान से देखता है एंड उसे समझ में आता है कि उसका क्लासमेट ये करने में फेल क्यों हुआ। तभी डॉक्टर कैंग रैन के एक्सप्रेशन को नोटिस कर लेता है, जिसके बाद वो उन बच्चों को एक और मौका देता है एंड इस बार वो रैन को सिलेक्ट करता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। एंड इस टेस्ट को करने में रैन भी इंटरेस्टेड होता है। रैन अब अपनी जगह से खड़े होकर उस जगह जाने लगता है। मीनवाइल जो डॉक्टर उससे पहले गया था वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड होता है अपनी खुद की ही परफॉर्मेंस से। उसे इतना ज्यादा डिससेटिस्फाइड देखकर दूसरे इंटर्न स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं, क्या रैन अच्छा कर पाएगा। रैन सर्जरी रूम के अंदर जाता है। डायरेक्टर सभी को बताते हैं कि डॉक्टर कैंग जो है वो पहले सभी बच्चों को दिखाएंगे कि फ्यूचर टेक्निक को कैसे किया जाता है, इसीलिए सभी बच्चों को उस पर ध्यान देना है। मीनवाइल रैन के दोस्त भी उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। रैन तैयार होता है। इसके बाद डॉक्टर कैंग चूहे की पूंछ को 10 हिस्सों में काट देते हैं एंड बताते हैं कि वैसे तो वो लोग चूहे की पूंछ को 60 से 80 सेगमेंट्स में काटते हैं, लेकिन आज की सिचुएशन थोड़ी स्पेशल है, इसीलिए इसे थोड़ा सा ही काटा गया है। डॉक्टर कैंग अब सभी को करके दिखाते हैं कि कैसे चूहे की पूंछ को सूचर किया जाता है। चूहे की पूंछ को जोड़ते हुए डॉक्टर कैंग नोटिस करते हैं कि रैन जो वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। डॉक्टर कैंग को पता होता है कि रैन जो होता है वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही रखता है। डॉक्टर कैंग को लगता है कि रैन जो है वो काफी ज्यादा घमंडी है। कैंग को लगता है कि रैन जो है वो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है एंड इस बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि रैन किसी और तरफ देख रहा है। कैंग बात करता है कि कैसे रैन को लग रहा है कि थ्योरेटिकल नॉलेज काफी है और इसीलिए
इसीलिए वो डेमोन्स्ट्रेशन पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये चीज कैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है एंड वो सोचता है कि वो अब रैन को सबक सिखाएगा, इसीलिए वो उसे बातों पर उलझाए रखता है एंड कुछ ही टाइम बाद डेमोन्स्ट्रेशन खत्म कर देता है। इससे रैन जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेशन को ठीक से नहीं देख पाता एंड उसे भी लगता है कि डेमोन्स्ट्रेशन जो वो काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई, एज रैन जो था वो और ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन को देखना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, रैन अब टूल्स को अपने हाथ में लेता है एंड वो स्टार्ट करता है इस सर्जरी को। रैन इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, एज वो एक वेल नोन सर्जन के सामने परफॉर्म कर रहा होता है। रैन बहुत ज्यादा स्टेबल हाथों के साथ सर्जरी को स्टार्ट करता है। रैन बहुत ही ज्यादा फ्लो के साथ अपने काम को कर रहा होता है। कुछ ही टाइम बाद वो चूहे की पूंछ के कटे हुए पार्ट को सोचा कर देता है। इंटर्न्स नोटिस करते हैं कि कैसे रैन ने इस सर्जरी को कंप्लीट भी कर दिया। डायरेक्टर भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान रहता है कि रैन ने इस सर्जरी को डॉक्टर कैंग से भी पहले कर दिया। ये देखकर डॉक्टर कैंग खुद ही हैरान रह जाता है कि रैन ने इतनी जल्दी एनास्टोमस पॉइंट को स्टिच कर दिया। कैंग सोचता है कि अगर कोई सर्जन माइक्रो सर्जरी में भी स्पेशलिस्ट हो तब भी इस प्रोविंस में कुछ ही लोग हैं जो डॉक्टर कैंग को सर्जरी में पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन एक इंटर्न ऐसा कैसे कर सकता है। ये चीज डॉक्टर कैंग को बहुत ज्यादा खटकती है। रैन अब डॉक्टर कैंग से कहता है कि उसका काम खत्म हो चुका है। रैन मनी मन सोच रहा होता है कि मास्टर लेवल सूचिंग टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा आसान है। मीनवाइल डॉक्टर कैंग जो होता है उसकी ये हालत देखकर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो दोबारा से देखता है लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि रैन ने सच में इस सर्जरी को इतनी ज्यादा जल्दी खत्म कर दिया, वो भी पूरे परफेक्ट तरीके से। ये चीज कैंग के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है। कैंग सोचता है कि जरूर रैन किसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में पहले इंटर्नशिप कर चुका है, इसीलिए उसके हाथ इतना ज्यादा स्टेबल हैं एंड वो इतना ज्यादा मास्टर है इस सर्जरी में। इसीलिए डॉक्टर कैंग रैन से पूछता है कि वो पहले किस हॉस्पिटल में काम कर चुका है। उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी तभी जाकर उसके हाथ इतने ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। रैन इस चीज पर कहता है कि वो अपने क्लिनिक में ही ज्यादातर मदद करवाता है। इस पर डॉक्टर कैंग उसके क्लिनिक का नाम पूछते हैं। डॉक्टर कैंग तब सरप्राइज हो जाता है जब रैन एक छोटी सी क्लिनिक का नाम लेता है जिसका नाम लोअर ग्रूव क्लिनिक होता है। कैंग काफी ज्यादा हैरान हो चुका था इस टाइम पे। रैन अब सर्जरी रूम से बाहर आता है। उसके बाहर आते ही डायरेक्टर रैन से पूछते हैं कि वो सच में सूचर टेक्निक में काफी ज्यादा माहिर है। खुश होकर डायरेक्टर रैन से पूछते हैं कि आखिर वो किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है नेक्स्ट रोटेशन में। ये सुनकर सारे इंटर्न्स शॉक्ड रह जाते हैं। एज तुम्हें पता होगा कि हॉस्पिटल में जो इंटर्न्स होते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते। यूजुअली कुछ हॉस्पिटल्स अलग अलग डॉक्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजते रहते हैं, इसीलिए ये सभी इंटर्न्स अभी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। डायरेक्टर की बात सुनने के बाद रैन थोड़ा सोचता है। तभी उसके सिस्टम पर एक नया टास्क आ जाता है जो कि पेशेंट को ट्रीट करने का होता है। उसकी मिशन की डिटेल में उसे बताया जाता है कि उसे 10 पेशेंट की चोटों को सूचर करना है एंड इस टास्क के रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक नई सूचरिंग टेक्निक मिलेगी। रिवॉर्ड की ये वाली सूचरिंग टेक्निक रैन को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है एज ये कॉमनली बहुत ज्यादा यूज्ड होती है। इसीलिए रैन डायरेक्टर से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाने की बात करता है। ये सुनकर डायरेक्टर एंड रैन के दोनों दोस्त बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। रैन के दोनों दोस्त रैन को थोड़ा और सोचने के लिए कहते हैं, बट रैन उन्हें बताता है कि उसने बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही इस डिपार्टमेंट को चूज किया है। कुछ टाइम बाद रैन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता है। रैन जो होता है वो इस टास्क के बारे में ही सोच रहा होता है एज इस टास्क को उसे 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। अब रैन एंड उसके साथ के जितने भी इंटर्न्स होते हैं जिनकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगी होती है वो एक हेड नर्स को फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं। वो हेड नर्स उन सभी को बताती है कि उन सभी को लॉन्च में बैठना होगा, जब तक उनको कोई बुलाए ना तब तक वो बाहर नहीं आ सकते और वो पेशेंट के फैमिली से पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं दे सकते हैं। इतना कहकर वो उन सभी को लॉन्च की तरफ लेकर जाती है। लॉन्च में ऑलरेडी पहले से भी कुछ इंटर्न्स बैठे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभी हॉस्पिटल में इन इंटर्न्स की जरूरत नहीं होती, इसीलिए नर्स इन सभी को वहीं पर बैठने के लिए कहती है। ये सभी इंटर्न्स बैठकर अब गप्पे शप्पे मारने लगते हैं। एज कुछ इंटर्न्स एक दूसरे से फेमिलियर नहीं होते तो ये लोग एक दूसरे की बातें कर रहे होते हैं एंड एक दूसरे से चिढ़ रहे होते हैं। मीनवाइल रैन जो होता है वो अपनी बैटल रॉयल गेम को एंजॉय करता है। जब इन सब लोगों की बातें चल रही होती है तभी वहां पर वैंग जिया नाम की एक डिपार्टमेंट नर्स आती है जो कि इन सभी इंटर्न से पूछती है कि क्या इनमें से किसी को सूचरिंग आती है। अब एज ये नर्स काफी ज्यादा खूबसूरत होती है दिखने में, तो ये सभी सिंप इंटर्न्स जो होते हैं वो ट्राई करते हैं ताकि वो इस नर्स की अटेंशन ग्रैब कर सकें। लेकिन एज तुम्हें पता होगा कि रैन काफी ज्यादा टॉल एंड हैंडसम है, तो इस नर्स की नजर भी सिर्फ रैन पर जाती है। एज जो दूसरे इंटर्न्स के फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं दिखाई दे रहे होते। जिसके बाद वैंग जिया जो होती है वो रैन से पूछती है कि क्या उसे सूचरिंग आती है। इस पर रैन कहता है हाँ। जिसके बाद रैन उस नर्स को फॉलो करता है एंड दूसरे इंटर्न्स जो होते हैं वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड, भौचक्के एंड गुस्से में आ जाते हैं। जाते हुए रैन
नर्स से पेशेंट की सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस पर नर्स वैंग जिया बताती है कि जो पेशेंट है वो एक पेड़ से नीचे गिर गई थी एंड उसके हाथ पे उसी पेड़ की एक टहनी चुभ गई जिससे उसका हाथ कट गया। एज धीरे धीरे करके वैंग जिया रैन के साथ जा रही होती है तो वैंग जिया नोटिस करती है कि कैसे रैन जो है वो काफी ज्यादा हैंडसम है दिखने में, लेकिन अब वो कंफ्यूज होती है कि उसे नहीं पता है कि रैन के पास कौन सी मेडिकल स्किल्स हैं। कुछ समय बाद वो उस इमरजेंसी वार्ड के रूम में पहुंचते हैं जहां पर पेशेंट होती है। अभी के लिए पेशेंट को एक सीनियर डॉक्टर नेम्ड घाव ऑपरेट कर रहा होता है। वैंग जिया डॉक्टर को बताती है कि वो एक डॉक्टर को लेकर आ चुकी है अपने साथ, बट एज डॉक्टर घाव थोड़ा बिजी होता है तो वो वैंग जिया से उन मेडिसिन के बारे में पूछता है जो कि उससे मंगवाई होती हैं, जो कि वैंग जिया लेकर आई होती है। वैंग जिया वो मेडिसिन को डॉक्टर घाव को देती है, जिसके बाद डॉक्टर घाव मेडिसिन को प्रिपेयर करने लगते हैं पेशेंट के लिए। मीनवाइल डॉक्टर घाव रैन के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस करता है और उसे पता लगता है कि रैन जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है। वो पेशेंट को दवा देते हैं एंड इस दौरान रैन जो होता है वो नोटिस कर रहा होता है डॉक्टर घाव के हर मूव को। एज रैन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो उसे सब पता होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है एंड इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए। खैर डॉक्टर घाव अब रैन को पेशेंट के वुंड को क्लीन करने के लिए कहता है। डॉक्टर घाव बड़े आराम से पेशेंट से बात करता है एंड उसे बताता है कि उसकी चोट जो है वो थोड़ी गहरी है, इसीलिए उसकी चोट को स्यूचर करने से पहले उसे 2 बार और धोना होगा और इसीलिए पेशेंट को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर पेशेंट घबराते हुए कहती है कि वो ज्यादा चिंता नहीं करेगी। खैर ऑब्वियसली वो थोड़ी चिंता तो कर ही रही होती है एंड घबरा रही होती है। रैन इस चीज को नोटिस करता है कि कैसे पेशेंट के साथ डॉक्टर घाव कितने आराम से बात कर पा रहे हैं। रैन बात करता है कि लॉन्च से बाहर आते हुए उसे कितनी ज्यादा डिफिकल्टी हुई, लेकिन अब वो एक ऐसे डॉक्टर से मिल रहा है जो कि सच में अच्छा है अपने काम में। ऑल्दो बैक इन द माइंड रैन को इस चीज की भी खबर होती है कि उससे अपने सिस्टम के टास्क को कंप्लीट करना है। रैन सोचता है कि अगर वो इस टास्क को अच्छे तरीके से कर पाए तो उसे अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। इसी सोच को लेते हुए वो डॉक्टर घाव से पूछता है कि क्या वो अकेले ही स्टिचिंग को कर सकता है। इस पर डॉक्टर घाव थोड़ा सोचता है एंड रैन को इस चीज के लिए हाँ कह देता है। डॉक्टर घाव बात करता है कि कैसे यंग डॉक्टर्स जो होते हैं वो थोड़े इम्पेशेंट होते हैं एंड वो इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं होते यूजुअली, इसीलिए डॉक्टर घाव हर बार ही यंग डॉक्टर्स की मदद कर देता है। ऑल्दो ये वाला ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए एज लॉन्ग एज रैन इस ऑपरेशन को स्टेप बाय स्टेप करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिसाइड डॉक्टर घाव बात करता है कि वैसे भी वो यहीं पर है, इसीलिए ज्यादा कुछ खराब नहीं होगा। डॉक्टर घाव अब स्टिचिंग का काम रैन पर छोड़कर एक झपकी ले लेता है, एज उसे पता होता है कि वो यहीं पर है और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो भी जाती है तो वो यहीं से ऑपरेट कर लेगा। डॉक्टर घाव को सोए हुए सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे कि तभी रैन डॉक्टर घाव को उठाते हुए उन्हें बताता है ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है एंड डॉक्टर घाव को रैन के किए गए फ्यूचर के बारे में क्या लगता है। ऑपरेशन को इतनी ज्यादा जल्दी हुआ देखकर डॉक्टर घाव काफी ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि ये काफी ज्यादा जल्दी हो गया। वो घबराते हुए अपनी जगह से उठता है। वो सोच रहा होता है कि कहीं रैन ने अपनी स्किल्स के अंदर की स्पीड को दिखाने के चक्कर में इस ऑपरेशन को कहीं खराब तो नहीं कर दिया। डॉक्टर घाव जैसे ही पेशेंट के हाथ की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि रैन ने परफेक्टली पेशेंट के हाथ को स्यूचर कर दिया है। वो रैन की तरफ देखता है एंड सोचता है कि वो इमरजेंसी रूम में काफी सालों से है, उसने काफी ज्यादा सर्जन्स को देखा है, लेकिन आज से पहले उसने कभी रैन जैसे सर्जन को नहीं देखा जिसने कि ऐसे ऑपरेशन को 2 मिनट में ही खत्म कर दिया। डॉक्टर घाव को लगता है कि रैन जो है वो किसी बड़े हॉस्पिटल में एक मास्टर डॉक्टर है एंड वो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने आया है ताकि वो अपने मेडिकल स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज कर सके। डॉक्टर घाव को भनक तक नहीं लगती कि रैन जो है वो एक इंटर्न है, वो उसे एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही समझता है। अब ये सब चीजें चली रही होती हैं कि तभी घबराते हुए वहां पर एक और नर्स आ जाती है जो कि रोते हुए डॉक्टर घाव को बताती है कि बेड नंबर 3 में जो पेशेंट है उसकी हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही ये लोग उस पेशेंट के पास जाने लगते हैं। वो पेशेंट जिसको चोट लगी होती है वो अपेरेंटली एक गैंगस्टर होता है एंड उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। डॉक्टर को देखकर वो गैंगस्टर कहता है कि फाइनली डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। खैर उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। उस आदमी के साथ काफी ज्यादा और गैंग मेंबर्स होते हैं जो कि बहुत देर से डॉक्टर का ही वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर घाव उस पेशेंट की चोट को देखते हैं एंड उसे पता चलता है कि ये इंजरी जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है। मीनवाइल रैन सोचता है कि डॉक्टर घाव को फॉलो करते हुए उसे एक और मौका मिल गया आज। डॉक्टर घाव सभी लोगों को साइड हटने के लिए कहता है ताकि वो पेशेंट को देख पाए, लेकिन तभी वो दूसरे गैंग मेंबर्स बीच में आ जाते हैं। डॉक्टर घाव मिन्नतों के साथ उन्हें साइड हटाते हैं। डॉक्टर घाव काफी ज्यादा घबरा रहा होता है उस पेशेंट को हैंडल करने में, एज वो एक गैंग मेंबर होता है एंड अगर यहाँ पर ऑपरेशन थोड़ा खराब हो जाए
तो सारा इंतजाम डॉक्टर घाव पर आएगा एंड ये लोग उसे बहुत ज्यादा पीटेंगे। इसी चीज के डर में वो रैन को इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए पूछता है, एज डॉक्टर घाव को अभी भी लगता है कि रैन जो है वो किसी हॉस्पिटल में एक एक्सपर्ट है और वो अपने स्किल्स को शो ऑफ करने के लिए ही यहाँ पर आया है, इसीलिए उसे सर्जरी को करना चाहिए क्योंकि ये सर्जरी करना थोड़ा मुश्किल है। ऑल्दो रैन जो होता है वो ये चीज करने में काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है एंड वो खुश होता है कि उसने डॉक्टर घाव को फॉलो किया, तभी जाकर उसे ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। रैन जल्दी से अपने टूल्स को पकड़ता है एंड पेशेंट को साइड हटने के लिए कहता है। मेन डॉक्टर को इस चीज को हैंडल ना करता हुआ देखकर वो जो गैंग मेंबर होता है वो रैन से पूछता है कि आखिर ये सब्स्टिट्यूट ये काम क्यों कर रहा है। अब वो गैंग मेंबर रैन को धमकाता है कि वो काफी ज्यादा हॉस्पिटल में जा चुका है लेकिन अभी तक कोई भी हॉस्पिटल उसके इस चोट को ठीक नहीं कर पाया है और इसीलिए रैन अगर इस सर्जरी को खराब कर देता है तो इस चीज की सजा उसे बराबर मिलेगी। ये कहकर वो गैंग मेंबर रैन को अब डराने लगता है। ऑल्दो रैन उस आदमी की बात नहीं सुनता एंड वो अपने काम को जारी रखता है। रैन को ये काम इतने ज्यादा फ्लो में करता हुआ देखकर घाव थोड़ा घबरा जाता है, जिसके बाद वो गैंग मेंबर डॉक्टर घाव के इस एक्सप्रेशन को देखकर उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसे चेहरे क्यों बना रहा है। डॉक्टर घाव उस आदमी को बताते हैं कि उसकी चोट जो है वो ऑलरेडी ठीक हो चुकी है। अब ये सुनकर वो पेशेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, एज अभी अभी तो सर्जरी स्टार्ट हुई थी और इतनी जल्दी सर्जरी कैसे खत्म हो सकती है। वो पेशेंट पीछे मुड़ने की कोशिश करता है लेकिन रैन उसके चेहरे को आगे कर देता है एंड उसकी चोट को ध्यान से देखने लगता है। रैन को अब वो एक्सपीरियंस याद आता है जब वो मेडिकल स्कूल में था, तब उसकी क्लासमेट जो थी वो बनाना की स्किन को डॉट्स में स्टिच कर देती थी एंड वो दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया नहीं दिखते थे। ऑल्दो रैन ने जिस पेशेंट के सर को अभी स्टिच किया होता है वो दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। रैन देखता है कि उस आदमी के सर पे बिल्कुल भी बम्प्स नहीं है एंड वो दिखने में ठीक लग रहा है। सर्जरी से कुछ संतुष्ट होने के बाद रैन उस आदमी को एक शीशा देता है एंड उसे खुद देखने के लिए कहता है। मीनवाइल इस ऑपरेशन को लेकर डॉक्टर घाव सोचता है कि पेशेंट जब बात कर रहा था तभी रैन ने उसके सर को सूचर कर लिया। इससे पेशेंट को बिल्कुल भी पता ही नहीं लगा कि कब उसकी चोट ठीक हो गई एंड इस तरीके के ऑपरेशन को पहली बार डॉक्टर घाव ने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर घाव इस सूचर टेक्निक से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। वो पेशेंट भी अपने सर को ध्यान से देखता है एंड उसे भी अपने सर की ये सूचरिंग काफी ज्यादा पसंद आती है। एज ये सर्जरी काफी ज्यादा जल्दी हो गई थी तो उसे खुद ही पता नहीं चला था कि उसकी सर्जरी हो चुकी है। सारे स्टिचेस लाइन में होते हैं एंड ये चीज उस पेशेंट को बहुत पसंद आती है। वो पेशेंट मिरर को रखता है एंड रैन की तरफ देखते हुए उससे उसका बिजनेस कार्ड मांगता है। एज ये आदमी सोचता है कि आज के बाद उसे कुछ भी हो गया तो वो अपना सारा इलाज रैन से ही कराएगा। इस पर रैन बताता है कि उसके पास कोई बिजनेस कार्ड नहीं है, ऑल्दो अभी के लिए उस पेशेंट को ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके सर पर बैंडेज नहीं लगी है। बट एज ये पेशेंट एक गैंग मेंबर होता है तो इसे फर्क नहीं पड़ता। वो पेशेंट अपनी जगह से खड़ा होता है एंड इन सभी को बताता है कि उसके सर की सिलाई बहुत अच्छी तरीके से हो गई है, इसीलिए उसे बैंडेज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगली बार अगर उसे चोट लगती है तो वो सिर्फ रैन के पास ही आएगा। इतना कहकर वो अपने सभी आदमियों से कहता है कि उन्हें किसी को सबक सिखाना है, जिसके बाद उसके सभी आदमी उसे फॉलो करने लगते हैं एंड अब उस आदमी की खैर नहीं होती जिस आदमी ने इनके बॉस के साथ ऐसा किया होता है। उन्हें ऐसे ही जाता हुआ देखकर रैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है एंड सभी डॉक्टर्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इन लोगों के जाने के बाद रैन अपनी सिस्टम विंडो की तरफ देखता है जहां पर उसे दिखता है कि उसकी टास्क कंप्लीशन जो है वो 2 आउट ऑफ 10 हो चुकी है एंड इसका मतलब उसे 8 और पेशेंट के चोटों को ठीक करना है अपनी सूचरिंग टेक्निक की मदद से। रैन बात करता है कि कैसे ये मिशन बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है। कुछ समय बाद कुछ इंटर्न्स जो कि उस लॉन्च में बैठे हुए थे उनमें से एक डॉक्टर वैंग जिया के पास जाता है एंड उससे काम के लिए पूछता है, लेकिन इस पर वैंग जिया उसे कहती है कि अगर उसे ऑपरेशन में दखल अंदाजी करनी है तो वो उसे फॉलो ना करे तो ही बढ़िया है। इस पर वो इंटर्न वैंग जिया से कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं जिन्हें चोटें लगी हुई हैं और इसीलिए वो डॉक्टर घाव की मदद करना चाहता है। इस पर वैंग जिया उसे बताती है कि डॉक्टर घाव जो है वो रेस्ट करने के लिए गए हुए हैं एंड जितने भी लोग इसे इमरजेंसी वार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं वो सभी लोग डॉक्टर रैन के पास आए हैं। ये सुनकर वो इंटर्न बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो वैंग जिया से कहता है कि क्या पेशेंट अपने डॉक्टर्स को चूज कर सकते हैं, वो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। इसमें वैंग जिया उसे बताती है कि उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। एज बेचारी वैंग जिया तो रैन का ही साथ देगी क्योंकि चमड़ी मैटर है गाइस। खैर ये इंटर्न वैंग जिया को फॉलो करते हुए उस रूम में पहुंचता है जहां पर वो गैंग लीडर जिसे कि रैन ने कुछ ही समय पहले ठीक किया था वो भी होता है, लेकिन इस बार वो अपने एक दोस्त के साथ होता है एंड वो रैन से बात करता है कि कैसे उसके भाई को चोट लग चुकी है एंड इस चोट को सिर्फ डॉक्टर रैन ही ठीक कर सकता है। रैन ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, जिसके बाद वो आदमी जो कि उस गैंग मेंबर के साथ आया होता है जो कि अपेरेंटली खुद भी एक गैंग मेंबर होता है, वो रैन को बताता है कि उसने सुना है कि रैन की मेडिकल स्किल्स जो है वो एक्सीलेंट है, लेकिन उसकी चोट जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए अब ये आदमी रैन से पूछता है कि क्या वो उसके टैटू को बचा सकता है, क्योंकि जिस जगह पे इस आदमी को चोट लगी होती है वो जगह पर इस आदमी का एक टैटू होता है एंड इस आदमी को अपने टैटू से बहुत ज्यादा प्यार होता है।
खैर रैन अब उस आदमी के हाथ के टैटू को देखता है एंड उससे पूछता है कि क्या ये एक डियर है। इस पर वो आदमी बताता है कि नहीं, ये डियर नहीं है। अब क्योंकि यह आदमी भी अलग अलग हॉस्पिटल से अपनी सूचरिंग करवा चुका है, यानी कि टांके लगवा चुका है अपनी टैटू वाली जगह पर, तो वॉश के बाद इस टैटू की हालत ये हो गई। ओरिजिनली इस आदमी ने एक डियर का टैटू करवाया था, लेकिन इस आदमी को चोट लग गई थी, जिसके बाद इसने सूचर करवाया कहीं और से एंड उसके बाद इसके टैटू खराब हो गया, जिसके बाद इसे टैटू को मिटवाना पड़ा एंड इस बार इसने अपनी टैटू की जगह पर एक यूनिकॉर्न बनवाया। लेकिन ये वाला यूनिकॉर्न टैटू भी थोड़ा खराब हो चुका है ड्यू टू हिज चोट। रैन उस आदमी के टैटू को ध्यान से नोटिस करता है, जिसके बाद वो उसके वुंड को देखता है एंड उस आदमी को बताता है कि उसकी चोट जो है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए अगर इसने अपने टैटू पर ध्यान नहीं दिया तो स्टिचिंग के बाद भी इसका टैटू आउट ऑफ शेप हो जाएगा। वो आदमी रोते हुए बोलता है कि वो अपने टैटू को चेंज नहीं करवाना चाहता और ना ही वो अपने टैटू को मिटवाना चाहता है, और इसीलिए वो रैन से मदद मांगता है। रैन अब उस आदमी की चोट को ठीक करने लगता है कि इसी दौरान वो इंटर्न वहां पर आ जाता है एंड वो बीच में बोलता है कि रैन तो एक इंटर्न है ना। इस पर वो जो गैंग मेंबर होता है वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है एंड वो उस इंटर्न को डराते हुए कहता है कि अगर उसने बीच में कुछ बोला तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दी जाएंगी। ये सुनकर वो इंटर्न डर जाता है एंड वो अपना मुंह बंद कर लेता है। कुछ ही टाइम बाद रैन उस आदमी के चोट को सिल देता है। सिलने के बाद उस आदमी को खुद विश्वास नहीं होता कि रैन ने इतना ज्यादा बढ़िया सूचर किया है कि उसके टैटू पर पता भी नहीं लग रहा कि वो सूचर किया गया है एंड उसका टैटू जो है वो अब बच चुका है। वो इंटर्न भी ये सब दूर से होता हुआ देख रहा होता है एंड उसे विश्वास नहीं होता कि जो कुछ भी आदमी कह रहा है वो बिल्कुल सही है। उन्हें लगता है कि ये सारे लोग जो हैं वो अंधे हैं एंड ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ये बातें बोल रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि रैन तो एक इंटर्न है। अब जैसे ही वो आदमी जिसके चोट लगी होती है वो साइड मुड़ता है तो उसके टैटू को देखकर जो इंटर्न अभी कह रहा था कि रैन इस चीज को कर ही रहा होता है, रैन भी सोचता है कि उसने ऑलमोस्ट अपनी सच्चाई बता दी थी। खैर कुछ ही टाइम बाद रैन अपने सिस्टम टास्क को कंप्लीट कर लेता है शाम होते होते, जिसके बाद उसे अनइंटरप्टेड वर्टिकल मैट्रेस सूचरिंग टेक्निक मिल जाती है जो कि स्पेशलिस्ट लेवल होती है। रैन खुश होता है कि उसने एक ही आफ्टरनून में इस टास्क को कंप्लीट कर लिया एंड अब वो इस नई स्किल को ट्राई करने के लिए एक्साइटेड होता है। शाम होते होते रैन अपने घर पर पहुंचता है। रैन के घर वालों का एक खुद का क्लिनिक होता है जिसका नाम लोअर ग्रूव होता है, जिसकी बात रैन पिछली बार कर रहा था कि वहां पर वो काम करता है। रैन को देखकर उसके फादर उससे पूछते हैं कि आखिर वो एक स्टूडेंट की तरह कपड़े क्यों पहने हुआ है एंड उसका व्हाइट रोब कहाँ पर है। रैन के फादर बस जल्दी से जल्दी रैन को एक डॉक्टर की तरह देखना चाहते हैं। रैन के फादर का नाम लिंग जियाजो होता है एंड वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं रैन को लेकर एंड वो उसे जल्दी से जल्दी एज अ डॉक्टर देखना चाहते हैं। बस रैन एंड उसके फादर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर रैन के फादर उसे कहते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर बनना होगा ताकि वो फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। एंड इस बात को सुनकर रैन की मदर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, एज रैन के फादर रैन से उसके पहले इंटर्नशिप के डे के बारे में भी नहीं पूछते, उसे ये भी नहीं पूछते कि वो थका है या नहीं, बस वो उससे सिर्फ बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं एंड ये चीज उसकी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रैन की मदर, जिनका नाम टॉपिंग होता है, वो रैन के फादर को डांटती है, जिसके बाद रैन का फादर अपना सिली सा एक्सक्यूज देते हैं एंड रैन चुपचाप इस बातों को सुन लेता है। तभी अचानक से वहां पर उनके क्लिनिक पर एक आदमी आ जाता है। उस आदमी की आवाज सुनकर ये तीनों फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो आदमी जो कि इतनी ज्यादा तेजी से चिल्ला रहा होता है वो एक दूसरे आदमी के साथ आया होता है जिसका हाथ कटा हुआ होता है